एक ऐसा विषय जो पूरे समाज में आर्थिक क्रियाओं का एक जो है दिशा प्रस्तुत करता है, वही अर्थव्यवस्था है, जिसके माध्यम से कोई भी उपभोक्ता या उत्पादक, ठीक है, अपने उत्पादन की दर तय करता है। उपभोक्ता जो है अपने उपभोग की सीमा तय कर सकता है, किसके माध्यम से? अर्थव्यवस्था के माध्यम से। इसलिए एक नागरिक का कर्तव्य है एज ए कंज्यूमर कि कितना कंज्यूम करना है, मार्केट की स्थिति क्या है, मांग कितनी है, पूर्ति कितनी है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। क्लियर? उसको ध्यान में रखते हुए आर्थिक गतिविधियों को क्या करता है? वो अंजाम देता है कि नहीं अर्थव्यवस्था में? क्लियर? तो अर्थव्यवस्था एक्चुअल में समाज में कोई भी उपभोक्ता है उसको एक आर्थिक समझ प्रदान करता है, उसी का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था। और जिसके माध्यम से वो ज्ञान रखता है उसका नाम है अर्थशास्त्र, विज्ञान है वो। तो उसी की समझ विकसित करने के लिए कुछ हम स्पेसिफिक टर्म्स की चर्चा कर रहे थे। लास्ट वीडियो में आपने देखा, ठीक है। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में शंकर एकेडमी के। हमसे जुड़ने के लिए आप अधिक से अधिक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक मैं आपके साथ पहुंच सकूं। ठीक है, चलिए वेलकम, आगे बढ़ते हैं हम अपने क्लास में। कल के क्लास में हमने देखा था बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। उसके बाद हमने देखा था लिमिटेड कंपनी। कौन सी कंपनी? लिमिटेड। फिर हमने देखा मुद्रा देखा। उसके बाद देखा हमने हार्ड करेंसी, फिर सॉफ्ट करेंसी, फिर हॉट मनी, फिर उष्ण मुद्रा, फिर डिमोनेटाइजेशन, मुद्रास्फीति, और ठीक है देखा ना, विमुद्रीकरण और इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होगा उसको हम मुद्रा के टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी मैं मुद्रा नहीं पढ़ा रहा हूं। क्लियर? आपको ये नहीं सोचना है कि मुद्रा कंप्लीट हो गया क्या। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आपको बता रहा हूं जिसको आगे चलकर वो हेल्प करेगा समझने में। वही क्रम आज मैं जागिर कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, और ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुद्रास्फीति में सबसे ज्यादा लाभ किसको होता है? ऋणी को। किसको? ऋणी को, माने लेनदार को माने अनिश्चित आय वर्ग को, इनडेफिनिट इनकम वाले व्यक्ति को। ये तीनों प्रश्न पूछा गया है। हानि होती है निश्चित आय वर्ग को, डेफिनिट इनकम को, या देनदार को। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा गया है। मुद्रास्फीति की माप जो है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। लिख लेना उसमें, थोक मूल्य सूचकांक, WPI, होल प्राइस इंडेक्स। पूछा गया प्रश्न, होल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दो सूचकांक की चर्चा हम आगे करेंगे। इन्फ्लेशन का मेजरमेंट किसके आधार पर किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक। क्या होता है इसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? मुद्रास्फीति, मुद्रा एक विकासशील देश के लिए अल्प मुद्रास्फीति टॉनिक का कार्य करती है, अर्थात बाजार के अस्तित्व के लिए मिनिमम महंगाई दर का बने रहना अति आवश्यक है। इस बात से आप वाकिफ हैं? क्लियर? एग्री करते हैं कि बाजार के अस्तित्व के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए मिनिमम महंगाई दर का बने रहना अनिवार्य है। नहीं तो बाजार क्या हो जाएगा? शून्य। कैसा बाजार हो जाएगा? शून्य बाजार हो जाएगा। सेवा तो रहेगा, बात को समझना, लेकिन मांग घट जाएगी। सप्लाई की तुलना में क्या हो जाएगी? डिमांड घट जाएगी। अगर सप्लाई की तुलना में डिमांड घट गई तो मंदी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मंदी समझते हैं, रिसेशन। क्या? सेवाओं की तुलना में अगर मांग घट जाए या कम हो जाए तो ऐसी स्थिति को ही हम क्या बोलते हैं? मंदी। आगे चर्चा करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कुछ टैक्स के प्रकार में कराघात, करापात बताया कल, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंपैक्ट ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स की चर्चा भी किया हमने। क्लियर? उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। उसमें जैसे आयकर था, कौन सा कर? आयकर। इसको भी थोड़ा समझते चलना है। किसी व्यक्ति के आय पर लगने वाले कर को आयकर कहते हैं। किसी व्यक्ति के इनकम पर लगने वाला टैक्स क्या कहलाता है? आयकर। क्लियर? ये आयकर कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर। कौन सा कर है? आयकर कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स।
आयकर कैसा कर है? डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, आयकर। दूसरा मैंने कहा था कि निगम कर, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। निगम कर से कंफ्यूज नहीं होना है कि नगर निगम पर लगाया जाने वाला टैक्स है क्या, नहीं। जनरली दिमाग में यही आएगा, निगम पर माने बिलासपुर नगर निगम। लेकिन निगम कर क्या है? यहां पर कम पे मुनाफे, बेनिफिट्स पर लगाया जाने वाला कर निगम कर कहलाता है। चीजें एकदम क्लियर है, इसमें कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई कंफ्यूजन पैदा हो रहा है तो पूछ लेना है, ठीक है। निगम कर, कंपनी के मुनाफे पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? निगम कर। यही कारण है देश या राज्य की सरकार जब इन्वेस्टर मीट का आयोजन करती है, किसका? इन्वेस्टर्स मीट, माने उद्योगपतियों का सम्मेलन होता है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट का, तो क्या करती है? मिनिमम जो है रेट पर जमीन उपलब्ध कराती है। गौर किए हो आपने? किया है। सरकार कहती है कि आप आइए, एफडीआई कीजिए। क्या कीजिए? एफडीआई, इन्वेस्टर्स को इनवाइट करती है सरकार। करती है कि नहीं? क्यों करती है पता है? कम से कम कीमत पर उनको जमीन उपलब्ध करा देती सरकार, तो घाटे में नहीं होती। उन किसके लिए करती है? कॉर्पोरेट टैक्स। कौन सा टैक्स? कंपनी स्थापित होगी और कंपनी प्रोडक्शन करेगी तो ग्रोथ होगा ना। अरे प्रोडक्शन होगा तो सेलिंग भी होगा ना, सेलिंग होगा तो ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होगा तो उसके मुनाफे पर क्या लगेगा? टैक्स। तो सरकार को क्या हो जाएगा? टैक्स। तो जो चीज उसको छूट प्रदान किया गया वो टैक्स में कवर हो जाता है, इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स रखा गया। क्लियर हुआ? कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। इज दैट क्लियर? उसके बाद उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क, प्रोडक्शन टैक्स, हाँ उसको लेंगे। उत्पाद शुल्क, किसी वस्तु के उत्पादन बिंदु पर लगाया जाने वाला कर। उत्पादन पर लगाया जाने वाला कर बोल सकते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? उत्पाद शुल्क। अगर कोई प्रोड्यूसर है, जैसे मान लो सोयाबीन का लार्ज प्रोड्यूसर स्टेट क्या है? मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश बोलते हैं ना। लेकिन उत्पादन शुल्क पर भी एक टैक्स लगता है जब उसको लार्ज स्केल में आओगे तो। ऐसा नहीं कि प्राथमिक क्षेत्र में, बस मान लो तुमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कोई प्रोडक्शन देखा, तो उत्पादन जो कर रहे कंपनी, उस प्रत्येक उत्पादन पर, प्रत्येक यूनिट पर टैक्स लगता है। हमको जो मान लो बुलेट मिल रहा है 2 लाख में, कितने में? लेकिन क्या कंपनी में जब बुलेट बन रहा होगा रॉयल इनफ्लैंड का, तो 2 लाख उसकी कीमत होगी, 1 लाख से कम होगी। 1 लाख से उतना खर्च नहीं हो रहा होगा उसके प्रोडक्शन में। वो दुनिया भर का टैक्स जोड़ के हमारे सामने जब आता है तो 2+ हो जाता है। क्लियर? तो किसी वस्तु के उत्पादन बिंदु पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? उत्पाद शुल्क। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। देख लो, उत्पाद शुल्क इनडायरेक्ट है। क्लियर है कि नहीं? अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि मैं सरकार हूं, मैंने उत्पाद शुल्क पर टैक्स लगा दिया, लेकिन जो टैक्स पटा रहा है वो तो कंज्यूमर से वसूल लेगा ना। तो अंतिम कर कौन पटा रहा है? उपभोक्ता। कौन? उपभोक्ता, जो उसका यूज कर रहा है, क्योंकि कंपनी का मालिक तो उससे वसूल लेगा, अंतिम रूप से वसूलेगा ना। चलिए, एक आया है डायरेक्ट टैक्स में संपत्ति कर। कौन सा कर? संपत्ति कर। इसको बोलते हैं एस्टेट ड्यूटी। क्या बोलते हैं? एस्टेट, ESTADE, एस्टेट ड्यूटी। संपत्ति कर लिखो। किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात, किसी व्यक्ति के मृत्यु, डेथ के पश्चात, किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात संपत्ति हस्तांतरण, जो एसेट्स हैं उसका हस्तांतरण होता है। नाम चढ़ गए नहीं बोलते हैं। किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, अब डिवाइड होना है, तो किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात जो उसका एसेट्स होता है उसका हस्तांतरण होता है। पुत्रों के नाम, किसी पुत्र के नाम, पुत्री के नाम, तो उस पर भी टैक्स लगता है। स्टैम्प शुल्क वगैरह बोलते हैं जिसको। किसी व्यक्ति, रजिस्ट्री शुल्क बोलते हैं ना कई जगह,
किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको एस्टेट ड्यूटी कहते हैं, संपत्ति कर। ये भी उसी पर लगता है और वही पटाता है। तो क्या है? डायरेक्ट। क्या है? डायरेक्ट टैक्स का आपको एक शब्द मिल गया, आयकर का अ, निगम कर का नी, संपत्ति कर का स। अनिस ऑटो पार्ट्स का दुकान देखना कई जगह। क्या है अनिस? अ से आयकर, नी से निगम कर और स से संपत्ति कर। अनिस पर क्या लग रहा है? डायरेक्ट टैक्स। तीनों शब्द मिल गए ना, कभी कंफ्यूज नहीं होना। निम्न में से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है करके देगा तो उसमें रहेगा आयकर, निगम कर, संपत्ति कर और देगा उत्पाद शुल्क या देगा सेवा शुल्क या सीमा शुल्क। तो तुम आराम से छाट पाओगे अनिस को खोजना। ये तो अनिस है बोलोगे, कह सकते हो कि नहीं? आय, निगम, संपत्ति ये डायरेक्ट टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्स मतलब एक ऐसा टैक्स जिसमें कराघात और करापात एक ही व्यक्ति के ऊपर होता है। इंपैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स एक ही व्यक्ति के ऊपर होता है। मतलब समझ रहे हो? जिसके ऊपर लगाया जाता है वही उसको पटाता है, दूसरों के ऊपर अंतरित नहीं कर सकता। डायरेक्ट मतलब वही हुआ ना, मेरे ऊपर लगाए मैं ही पटाऊं तो डायरेक्ट है, मेरे ऊपर लगाए मैं दूसरे से वसूल लूं तो इनडायरेक्ट। तो तीनों कंप्लीट हो गया इसमें टैक्स के रूप में। आगे उसको भी थोड़ा क्लियर कर दूं। उत्पाद शुल्क हो चुका है। सीमा शुल्क। सीमा शुल्क किसी वस्तु के आयात पर, इंपोर्ट पर, किसी गुड्स के आयात पर या इंपोर्ट पर, किसी वस्तु के आयात पर या इंपोर्ट पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी, सुने हो? किसी वस्तु के आयात, इंपोर्ट पर जो टैक्स लगाया जाता है शुल्क, उसको क्या बोलते हैं? आयात कर या सीमा शुल्क। कस्टम ऑफिसर शब्द सुनोगे, कस्टम, उसको पकड़ लिया कर, कस्टम ड्यूटी। किसी वस्तु के इंपोर्ट पर मान लो आपने ईरान से कुछ मंगाया या सऊदी अरब से कुछ मंगाया तो वहां पर कस्टम बॉर्डर पर क्या होगा? एक टैक्स लगेगा आपको पहले तो, उसको बोलेंगे सीमा शुल्क। ठीक है? अगला लिखो टैरिफ। इसी बीच में टैरिफ किसी वस्तु के आयात पर, इंपोर्ट पर, किसी वस्तु के आयात पर दी जाने वाली छूट, छूट, डिस्काउंट। टैरिफ प्लान शब्द सुने हो मोबाइल में आप? टैरिफ कितने का है सुने हो ना? टैरिफ का मतलब तो विशेष प्लान हुआ ना। तो टैरिफ के तहत भी क्या करते हैं? कुछ वस्तुओं के आयात पर कुछ छूट प्रदान की जाती है। समझ में आ रहे? तो किसी वस्तु के आयात, इंपोर्ट पर क्या प्रदान की जाती है? छूट। तो उसको क्या बोलते हैं? टैरिफ। क्या कहते हैं? टैरिफ। क्लियर हुआ? ध्यान से सुनना। टैरिफ माने किसी वस्तु के इंपोर्ट जब भी आयात करोगे तो उस पर कुछ छूट मिलेगा आपको एक निश्चित समय में, वो टैरिफ है। समझ में? सीमा शुल्क माने किसी वस्तु के आयात पर जो टैक्स लगाया जाए वो कस्टम ड्यूटी है। उत्पाद शुल्क किसी वस्तु को उत्पादन बिंदु, वो भी प्रत्येक उत्पादन बिंदु जितने बार उत्पादन करोगे उतने बार टैक्स लगेगा। ऐसे नहीं केवल एक बार टैक्स लगेगा। क्लियर? ठीक है ना? माने एक वित्तीय वर्ष के तहत, फिनांस ईयर के तहत ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि अब हर बार कर रहे हो तो लगेगा। एक बार तुमने उसको पूरे प्रोसेस से गुजारा और कहीं सेल कर रहे हो तो लगेगा। क्लियर? तो उसी से सेवा, बोलो तो, उसी से सेवा। किसे सेवा करवाओगे? उसी से सेवा। यह है इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे है देखो तो। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा शुल्क। ठीक? तीनों इनडायरेक्ट है। उसका एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसी से सेवा कर लो, उसी से सेवा करवा लो। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा शुल्क, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है? कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। ये इंपॉर्टेंट हो गया। गुड्स एंड सर्विस, उसी से सेवा लो और क्या पटाओ? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ में आ रही कि नहीं?
पहले सेल टैक्स आया बिक्री कर, उसके स्थान पर वैट आ गया, वैल्यू एडेड टैक्स। समझ में आ रही? सेल टैक्स और वेट के स्थान पर अब आ गया है जीएसटी। बहुत सारे टैक्स शामिल हो गए, जीएसटी अलग से पढ़ेंगे, जीएसटी। क्लियर? क्लियर? जुलाई 2017 में जीएसटी लागू है हमारे देश में। 8 नवंबर 2016 से नोटबंदी हुआ था। 1 जुलाई 2017 से क्या लागू हो गया था? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उस समय भी हलचल हुआ था आर्थिक बाजार में। चलें आगे। टैरिफ, किसी वस्तु के आयात पर दिया जाने वाला छूट क्या है? टैरिफ। ठीक है, ठीक है। निर्यात पर भी हो सकता है, हम निर्यात कर रहे हैं तो दूसरे के लिए आयात होगा, वो होगा ना। ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जो छूट प्रदान की जाती है, डिस्काउंट प्रदान किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? टैरिफ। उसके बाद लिखो एम्बार्गो। एम्बार्गो जब किसी देश के द्वारा दूसरे देश के साथ, जब किसी देश के द्वारा दूसरे देश के साथ व्यापारिक ट्रेडिशन, समझ में, ट्रेडिंग से संबंधित कोई भी कार्य समाप्त कर दिया जाए। जब किसी देश के द्वारा दूसरे देश के साथ व्यापार ना हो या समाप्त कर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एम्बार्गो। व्यापारिक क्रिया ना हो मतलब आयात निर्यात ना हो। व्यापारिक क्रिया मतलब समझ रहे हो ना? जब किसी देश के द्वारा दूसरे देश के साथ आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जाए या रोक लगा दिया जाए। समझ में आया? ना तो आयात किया जाए ना तो निर्यात किया जाए, माने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्बार्गो। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एम्बार्गो। या करके लिखो। जब कुछ देश के व्यापारी आपस में मिलकर, या जब कुछ देश आपस में मिलकर, अब देश माने व्यापारी, उद्योगपति, इंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं, उद्योगपति बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बोल सकते हैं। जब कुछ देश के व्यापारी आपस में मिलकर दूसरे देश के जहाज, समझ रहे हो ना, जो सामान लेकर आ रहा है सेलिंग करते हुए, दूसरे देश के जहाज को घाट पर आने से रोक दे। घाट पर। एम्बार्गो का हिंदी वर्जन है घाटबंदी। क्या कहते हैं? एम्बार्गो का हिंदी वर्जन क्या है? घाट को बंद कर दे। जब कुछ देश के व्यापारी किसी दूसरे देश के जहाज को अपने घाट पर, पोर्ट पर आने से रोक दे तो उसको क्या बोलते हैं? घाट बंदी। घाट को बंद कर देना। घाट को बंद कर देना माने आयात निर्यात को रोक देना। सीधी सी बात है। ये जब खाड़ी युद्ध हुआ था, इराक और कुवैत अटैक, सुने हो 1991 खाड़ी युद्ध, गल्फ वार छिड़ा था। उस दौरान बहुत सारे तेल के जो जहाज होते थे वो रोक दिए जाते थे। ड्यूरिंग द कि बोलते थे कि वार चल रहा है तो हमारा जहाज नहीं जा सकता, उस देश में रोक लगा दिया गया है। समझ में आ रही है कि नहीं? एयरलिफ्ट फिल्म देख लेना, कौन सा एम्बार्गो दिखाया गया, घाटबंदी, अक्षय कुमार, स्रोत। क्लियर? जब कुछ देश के द्वारा दूसरे देश के जहाज को अपने घाट पर आने के लिए रोक दिया जाए या उनके साथ व्यापारिक संबंध समाप्त कर दिया जाए, मतलब आयात निर्यात पर बैन लगा दिया जाए, उसको घाटबंदी या एम्बार्गो कहते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ूं? उसके बाद आ जाओ अनुसंघी हित लाभ। अनुसंघी हित लाभ, अगर आपके लिए शब्द नया है तो मैं मानता हूं ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप ज्यादा फोकस करोगे इस पर। नया चीज आता है तो एकाग्रता भी लाता है। जिसको आदमी जानता है उसमें ज्यादा वो सीरियसली नहीं लेता। वो नहीं जानते तो क्या अनुसंघी हित लाभ है? ये यूज होगा जब बजट आर्थिक सर्वे होगा ना, तो उसमें लिखा रहता है ये अनुसंघी हित लाभ। लिखो
किसी कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को, किसी कंपनी के द्वारा अपने वर्कर्स या कर्मचारियों को, किसी कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को मौद्रिक लाभ के अतिरिक्त, मौद्रिक लाभ, मौद्रिक लाभ नहीं समझ में आ रहा होगा तो लिख लेना पेमेंट। मौद्रिक लाभ के अतिरिक्त जब अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, अदर फैसिलिटीज, अन्य सुविधाएं दी जाए या दी जाती हैं, अन्य सुविधाएं जैसे मेडिकल, आवास, HRA, मेडिकल फैसिलिटीज, समझ रहे हो, पेट्रोल भत्ता, ये भत्ता, वो दुनिया भर का भत्ता देते हैं ना, अलाउंस देते हैं कि नहीं। ACCL में, NTPC में जाओ तो पता चलेगा उनको बहुत सारे फैसिलिटी। इंडियन ऑयल में जाओ, समझ में आ रही है, साबुन से लेकर नारियल तेल का डिब्बा और मोबाइल तक मिलता है। बढ़िया है। ऐसे जगह अगर फंदा गए कोई, बढ़िया घर में गई हूं मम्मी बोलेगी, साबुन, सोडा, तेल, फूल, कंघी है ना, सब दे रहा है, धन्यवाद आपका। क्लियर। और जो उस कंपनी में नहीं, उन लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। पेमेंट ज्यादा है तो ले लेके दे देना, अर्धांगनी और अपने इसको बेटर हाफ को। अभी यहां कंपनी दे रहा है। कौन दे रहा है? किसी कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को मौद्रिक लाभ, मतलब पेमेंट के अतिरिक्त, माने मंथली इनकम जो हो रहा है, उसके अतिरिक्त जब अन्य फैसिलिटी या सुविधाएं दी जाती है। अब अन्य सुविधाएं में क्या देगा? एक तो मेडिकल फैसिलिटी देगा, ठीक है, पेट्रोल भत्ता दे सकता है, आवास दे सकता है, घर, शिक्षा, कुछ भी, समझ में आ रहे? ठीक। तो इस पर भी जो कर लगाया जाता है, नहीं समझे बात को? पहले तो देखोगे कि जो सुविधाएं दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? अनुषंगी हित लाभ। इसे ही क्या कहते हैं? अनुषंगी हित लाभ। क्लियर। कंपनी द्वारा दी जाने वाली एक्स्ट्रा फैसिलिटीज क्या कहलाती है? अनुषंगी हित लाभ। अब किसके अतिरिक्त? मूलभूत पेमेंट के अतिरिक्त। इस पर भी एक टैक्स लगता है, लिख लो उस टैक्स को, FBT। इसको तुम जब बजट आएगा तो पढ़ोगे, FBT इतना परसेंट बढ़ाया गया या कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, क्या कहते हैं इसको? फ्रिंज बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, FBT। एक्चुअल में हम आर्थिक सर्वे और बजट को पढ़ने या समझने में समर्थ इसलिए नहीं होते कि हम ये सब टेक्निकल वर्ड्स को जानते ही नहीं, तो इंटरेस्ट कहां से पैदा होगा? ठीक है। और जब आप टर्म्स, स्पेशली टर्म्स को जानेंगे आप, तो मान के चलिए आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, है ना। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स लिखो, उसकी परिभाषा, कंपनी के द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाओं पर लगाए जाने वाले टैक्स को FBT कहते हैं। अब तुम समझ लो, इसमें कंपनी का दोहरा घाटा है। एक फैसिलिटी दे रहा है, दूसरा उस पर टैक्स भी पटा रहा है। कौन पटा रहा है? फैसिलिटी जो पा रहा है वो, कि जो दे रहा है? जो दे रहा है, कंपनी पटा रही है, हम नहीं पटा रहे हैं। हम तो अपने इनकम पर पटाएंगे। किस पर पटाएंगे? अरे भाई, तुमको 10 ठो मान लो नारियल तेल का डब्बा मिल रहा है, तो क्या उसके बदले टैक्स पटाओगे? उससे अच्छा बोलोगे धरे रहता है अपन नारियल तेल। ठीक है। कंपनी द्वारा जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया जाता है पेमेंट के अतिरिक्त, उस पर भी क्या लगाया जाता है? क्या लगाया जाता है? टैक्स। उसको क्या बोलते हैं? फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। मतलब इसका उद्देश्य आप समझो इस टैक्स का। हो सकता है कि कोई कंपनी प्रलोभन के लिए अपने वर्कर्स को क्या कर रही हो? लालच दे रही हो सकता है कि नहीं? मतलब आपके पास एक्स्ट्रा एसेट्स है, क्या है? आप एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहे हो, उस पर भी टैक्स पटाओगे आप, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बांटो जितना बांटना है।
हमको तो टैक्स लेना है, इसलिए कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए सरकार प्रोत्साहित करती है, आप फैक्ट्री लगाइए, हम आपको जमीन उपलब्ध कराएंगे निःशुल्क 0% ब्याज पर। क्लियर हुआ? कितने प्रकार के टैक्स से सरकार जो है लाभान्वित होती है आप देख सकते हैं। FBT, FBT, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। एम्बार्गो, किसी देश के व्यापारी के द्वारा दूसरे देश के व्यापारी के साथ आयात निर्यात का संबंध समाप्त कर देना या उसके जहाज को घाट पर आने से रोक देना एम्बार्गो या घाटबंदी कहलाता है। इसको फिल करके ही आप क्या करोगे, समझोगे और दूसरों को डिस्कस करोगे। इज दैट क्लियर? रटना नहीं, समझना, और समझने के बाद उसको डिस्कस या शेयर करना, तब आप उसको एकदम कंफर्ट जोन में आकर समझा पाओगे तो माइंड में परमानेंट मेमोरी में आएगा। लिखने बस से कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे बताओ, आ रहा है? मैं सरल शब्द में कन्वर्ट कर रहा हूं किसी भी चीज को। अर्थशास्त्र में पढ़ोगे तो कठिन रूप में हो सकता है वो। क्लियर? क्योंकि इसके वर्ड्स थोड़ा सा लीगली आ जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको अच्छे से नोट्स बना के इसका लाभ लो आप। चले आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बैंकिंग की ओर चलते हैं, कुछ टर्म्स। बैंक क्या है नहीं बता रहा हूं, बैंक से रिलेटेड कुछ चीजें बता रहा हूं, ठीक है। अब बैंक क्या है? जहां लेन देन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जमा और निकासी, यही होगा ना बैंक, ठीक। अब बैंक से संबंधित कुछ चीजें देखते हैं। बैंक से देखो, बैंक दर भी बहुत इजी, हम देखेंगे CRR, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न। CRR बाद में रिपीट होगा। कैश रिजर्व रेपो, कैश रिजर्व रेपो, नगद आरक्षी, नगद आरक्षी अनुपात, कैश रिजर्व रेपो, नगद आरक्षी अनुपात। हाँ, रेपो भी बोलते हैं, रेशियो भी लिख सकते हो, रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक, नगद आरक्षी अनुपात, ठीक है। लिखें, वाणिज्यिक या कमर्शियल बैंक के द्वारा, कमर्शियल या व्यावसायिक या वाणिज्यिक शब्द लिख लोगे, कमर्शियल बैंक समझते हैं, किसी भी वाणिज्यिक या कमर्शियल या व्यावसायिक या कमर्शियल बैंक के द्वारा अपने बैंक को चलाने के लिए या बैंक को रन कराने के लिए, चलाने के लिए RBI के पास, किसके पास RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक के द्वारा अपने बैंक को चलाने के लिए RBI के पास अपनी कुल जमा पूंजी का, कैपिटल अमाउंट का एक निश्चित हिस्सा, अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित हिस्सा RBI के पास, एक डेफिनिट अमाउंट RBI के पास जमानत रूप में रखना पड़ता है, ठीक है। इसको एक तरफ से तुम जमानत राशि क्या बोल सकते हो, और जब एडमिशन लेते हो किसी संस्था में तो उसको क्या बोलते हैं, जब वो पैसा काटता है बाद में लौटाता है, टर्म्स को क्या बोलते हैं? हाँ? नहीं निकाल पा रहे हो आप? नहीं, कॉलेज में हम मॉर्गेज दो बोलते हो, जो मैं पटाया हूं उसको क्या बोलते हैं लास्ट में, जिसको रिफंड करते हैं? स्कूल कॉलेज में जो पटा रहे तो फीस ना, उसका एक डेफिनेट अमाउंट 500,000 जो भी वापस होता है। एक्चुअल में वो शब्द नहीं आ रहा है, खैर आ जाएगा,
कॉशन मनी, कॉशन मनी, इसकी भाषा में क्या है वो CRR क्या है, लेकिन वापस नहीं होता, माने बैंक को वापस होगा जब आप पूरा क्लोज करोगे, तो फोरक्लोज करोगे। किसी कमर्शियल वाणिज्यिक या व्यावसायिक बैंक के द्वारा बैंक को चलाने के लिए अपने कुल जमा पूंजी का, शब्दों को गौर करना, कुल जमा पूंजी का एक निश्चित हिस्सा, डेफिनिट अमाउंट, ठीक है, जो RBI द्वारा डिसाइडेड होता है कि 6% है कि 4% है कि 4.5 है कि 5 है, 4 to 6 मान लो है तो कभी 4.5, 4.24, 0.25, 0.25 बढ़ता है या कम होता है, RBI के पास जमा करना पड़ता है, मैंडेटरी है। क्या है, मान लो किसी बैंक के पास 100 करोड़ है और 4% CRR चल रहा है, तो 100 करोड़ का 4% कितना होगा, 4 करोड़। कितना हुआ, 4 करोड़ जमानत राशि के रूप में RBI के पास जमा करना पड़ेगा आपात स्थिति के लिए, ताकि मान लो दिवालिया घोषित कर दे तो कुछ उसके खर्च हैं उसको वसूल सके उससे। क्लियर, क्लियर। कॉशन मनी तुमको बाद में तब लौटाया जाता है जब तुमने पूरे अध्यापन काल के दौरान जो है कॉलेज में कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं किया, तोड़ फोड़ इधर उधर, उसी से वसूलते हैं, नहीं तो। क्लियर, क्लियर, ठीक है, ये क्लियर हुआ। CRR, CRR, इसकी भूमिका लिख लो अभी यहां पर, अति महत्वपूर्ण है CRR। महंगाई को रोकने के लिए या कंट्रोल करने के लिए CRR को, समझ रहे हो, CRR को, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए CRR को बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है, याद रखना, क्या किया जाता है, अभी बता रहा हूं, इसको समझा रहा हूं। महंगाई को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में इसकी विशेष भूमिका रहती है। CRR को बढ़ाकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे, देखो, इसके बढ़ने से क्या होगा और घटने से क्या होगा, दोनों। बढ़ने का प्रभाव पहले देख लें। अगर CRR मान लो 4% चल रहा है और इसी को मान लो 5 कर दिया जाए, या 4 को क्या कर दिया जाए, 4.5 कर दिया सरकार ने, 50%, तो यहां पर जहां पर मान लो 4 करोड़ है, कितना करोड़ है, या इसको बड़े अमाउंट में ले 50 करोड़, कितना करोड़, CRR ही 50 करोड़ है, मतलब उसका नेट जो जमा पूंजी और ज्यादा होगा, होगा ना। इसी को 0.5 या 1% बढ़ा दोगे तो 50 का मान लो 55 करोड़ हो गया, या 60 करोड़, जो भी आ रहा है, आ रहा है ना। तो क्या होगा, बैंकों को बढ़ाने से क्या असर होगा, महंगाई नियंत्रित होती है, इन्फ्लेशन क्या होगा, नियंत्रित। देखो, अगर बैंक मान लो जहां 10 करोड़ जमा कर रही है उसके जगह उसको 20 करोड़ जमा करना पड़ जाए, कितना करोड़, या 50 करोड़ की जगह 75 करोड़ जमा करना पड़े, या 100 करोड़ की जगह 200 करोड़ रखना पड़ जाए जमानत राशि के रूप में, तो बैंकों की लिक्विडिटी, तरलता, बैंकों की लिक्विडिटी, तरलता या लिक्विडिटी घटती है। क्या होती है, घटती है। लिक्विडिटी, तरलता माने कैश, नहीं घटेगी, नहीं समझ रहे। 500 करोड़ है, पहले मैं 50 करोड़ जमा कर रहा था, अब 100 करोड़ कर दिया, भाई आपको जमानत राशि 100 करोड़ जमा करना पड़ेगा, 50 की जगह मैं तो बढ़ा दिया हूं, CRR को बढ़ाया ना, तो मेरे एक्स्ट्रा 50 करोड़ तो RBI के पास चला गया, चला गया ना, तो निश्चित रूप से मेरे पास उस 50 करोड़ की कमी तो होगी जिसको मैं एक्स्ट्रा जमा किया हूं। कमी जब होगी तो उसको वसूलने के लिए मैं क्या करूंगा, बैंक दर को बढ़ाऊंगा, इंटरेस्ट को, किसको, किस पॉइंट पर, मान लो 7.70 से मान लो होम लोन या पर्सनल लोन ले रहे हो, अब समझना आप, पर्सनल लोन की दर मान लो 10% है PI की, इसी को 12% कर देगा वसूलने के लिए, ले 7.75 मान लो होम लोन, या मान लो 6% का होम लोन चल रहा है, इसको भी बढ़ाएगा, 7 कर देगा। क्लियर, सीधा सीधा सर देख लो। इसीलिए बैंक आए दिन तुम्हारे घर आ रही है आजकल, ये लोन ले लो, वो लोन, किसके साथ, कर्मचारियों के साथ, किसके साथ, गवर्नमेंट कर्मचारी है, केवल पे स्लिप फॉर्म 16 चाहिए, 3 महीना 6 महीने का, आपके घर पहुंचा के लोन देगी 3 दिन में, उसमें भी भारी कंपटीशन। लेकिन रेट कब बढ़ता घटता है, फ्लक्चुएट होता है, इसको देख लो, जब महंगाई बढ़ी है, अब देखना महंगाई से कैसे जुड़ रहे हैं ना। तो मैंने कहा CRR के बढ़ने से महंगाई कैसे कंट्रोल हुआ, देखो, बैंक को 50 करोड़ एक्स्ट्रा देना पड़ा, कितना करोड़, इसको वसूलने के लिए क्या करेगा, इंटरेस्ट को क्या करेगा, इंटरेस्ट को क्या करेगा, बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो लोन, कोई आदमी लोन, लोन माने क्षमता इसकी बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी,
लोन देने की क्षमता क्या होगी? अरे भैया ज्यादा इंटरेस्ट पर आदमी लोन लेगा क्या? नहीं, तो साख तो गिर गई, साख जिसको बोलते हैं क्रेडिट। क्लियर? क्लियर? अब जब आदमी लोन नहीं लेगा, लोन लेना कम हो गया, साख गिर गई, माने अधिक ब्याज दर पर कोई लोन नहीं लेगा। जब लोन नहीं लेगा तो उसके जेब में पैसे, जेब में पैसे रहेंगे क्या? क्वाइंस? नहीं। जेब में पैसे ही नहीं रहेंगे तो खरीदारी होगी क्या? खरीदारी नहीं होगी तो महंगाई बढ़ेगी क्या? बढ़ेगी? नहीं। कंट्रोल। आदमी बकबकाता कब है? कब बकबकाता है? कब बकबकाता है? जब जेब में पैसे हो। दादर पैसा, अब पैसा पढ़ा रहा हूं तो कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन जेब गरम है तो तुमको गरम नहीं होना है, नरम रहना। इज दैट क्लियर? बस यहीं से जुड़ा हुआ है इन्फ्लेशन। क्या जुड़ा है? मार्केट में महंगाई अगर बढ़ रही हुई है तो मान के चलना उसकी मांग भी बढ़ी है, डिमांड बढ़ा है, अधिक से अधिक कीमत देकर आदमी उस वस्तु को खरीद रहा है। खरीद रहा है तो मध्यम वर्ग क्या है, नहीं खरीद पा रहा है कुछ, लेकिन वो खरीद रहा है तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? जेब में पैसा अधिक है तो क्रय शक्ति बढ़ी है। क्रय शक्ति कब बढ़ेगी? जब बैंक से लोन लिया है हुआ। लोन ले लेके भी तो आदमी खरीदता है ना, ये लोन, आवास लोन, ये लोन लेता है ना। और लोन कब लेगा? जब इंटरेस्ट कम हो। अब इंटरेस्ट कम कब होगा? जब उसका सीआरआर कम हो। समझे? क्लियर? क्लियर? ठीक है ना? एक बढ़ने की दिशा में महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है सीआरआर को बढ़ा के। सीआरआर को नहीं समझ में आएगा शुरू में, थोड़ा सोचना मैं क्या बोल रहा हूं। सीआरआर को बढ़ाया जाएगा तो व्यावसायिक कमर्शियल बैंक को अधिक से अधिक पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, उसको कवर करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगा तो उसकी समझ में आ रही, लोन देने की क्षमता घटेगी, माने अधिक ब्याज दर पर कोई लोन नहीं लेगा या कम लेगा तो उसके जेब में पैसा कम होगा। जेब में पैसा कम होगा तो खरीदारी भी, माने क्रय शक्ति घटेगी। क्रय शक्ति घटेगी माने सीधा सीधा महंगाई कंट्रोल हो रहा है, माने डिमांड घटेगी। क्या घटेगी? जेब में पैसा रहेगा तब तो उसकी मांग बढ़ेगी, भाई इसको ले लेता हूं उसको। जैसे तुम्हारे पास अचानक 5 लाख आ गया, दीपावली ऑफर, दिवाली धमाका, कर्मचारियों को 3 महीने का बोनस एससीसीएल, दिवाली ऑफर, प्रत्येक कर्मचारियों को 10,000 का एक्स्ट्रा अलाउंस दिया गया। मार्केट में बूम आ जाता है, देखना जैसे धनतेरस के दिन 100 करोड़ का बिजनेस, गोल बाजार आपका स्वागत करती है। क्यों गोल बाजार में स्वागत हुआ? बूम आया, प्रत्येक कर्मचारियों को 3 महीने का बोनस मिला है, 10,000 मिला है एक्स्ट्रा, तो बूम माने उछाल, माने खरीदारी बढ़ेगी ना, तो महंगाई भी तो बढ़ेगी। सोना देखना 55,000 रहेगा दिवाली के पहले, अचानक धनतेरस दिन 60, डिमांड बढ़ा हुआ है, अधिक से अधिक कीमत देकर लोग उसको खरीदना चाह रहे हैं, इसलिए महंगाई भी बढ़ी हुई है। जब मांग ही नहीं रहेगा तो क्या महंगाई बढ़ेगी? क्या नहीं। समझ में आ रही? सोना खरीदना बंद कर दो, कहा मनमोहन सिंह जी ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, सुने हो नाम? जब सोने की कीमत उस समय लगभग 40+ जा रही थी तो उन्होंने कहा कि देशवासियों, सोने को ग्लैमर की वस्तु ना बनाइए, खरीदना कम कर दीजिए, अपने आप सोने की कीमत गिर जाएगी। गिरेगी? गाड़ी मोटर गाड़ी की जगह साइकिल चलना शुरू कर दीजिए, अपने आप पेट्रोल की कीमत घट जाएगी। जमीन खरीदना कम कर दीजिए या ब्लैक मनी को क्लियर कर दीजिए, अपने आप जो है दलाली या ब्लैक मार्केटिंग बंद हो जाएगा। होगा ना? तो इकोनॉमिक्स बिल्कुल मैथमेटिक्स है, इसलिए आप सीआरआर को बढ़ाया जाता है। और घटाने से क्या होगा? ऑपोजिट होगा। घटने से लिखो, घटने से, बढ़ने से प्रभाव दिख लिया ना। सीआरआर के घटने से महंगाई बढ़ती है, लिख लेना। क्रय शक्ति बढ़ती है। क्या बढ़ती है? क्रय शक्ति माने खरीदने की क्षमता बढ़ती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, माने मांग भी बढ़ती है। अरे क्रय शक्ति माने खरीदने की क्षमता बढ़ रही, माने डिमांड कर रहे हो ना, क्रय शक्ति बढ़ती है, लिख लो, मांग बढ़ती है और महंगाई भी बढ़ती, तीनों शब्द लिख लो आप। सीआरआर के घटने से या कम होने से, घटने या घटाने से, पहला क्या घटने से क्या होगा? क्या बढ़ेगा पहले? नहीं, जेब में पैसा पहले कम हो जाएगा। सीआरआर के घटने से ज्यादा होगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो क्रय शक्ति क्या होगा? क्रय शक्ति, उसका अपोजिट करो ना, क्रय शक्ति बढ़ती है। बढ़ती माने अराइज हुआ, ऐसा नहीं लिख सकते, तो बढ़ती है ये।
बढ़ती है। क्रय शक्ति बढ़ती है तो मांग माने डिमांड भी बढ़ती है। मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती है तो महंगाई इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। अब बताओ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर को बढ़ाया जाना चाहिए कि घटाया जाना चाहिए? बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि बैंकों को अधिक से अधिक जमानत राशि जमा करना पड़े और वसूलने के लिए इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़े, और अधिक ब्याज दर पर समझदार कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग जो है ज्यादा लोन नहीं लेता। समझे ना? लोन से जोड़कर देख रहे हैं ना इसको, ये नहीं कि केवल पेमेंट पर ही पूरा मार्केट चलता है। बहुत सारे आर्थिक गतिविधि होता है जिसका माध्यम बैंक है। क्या है? बैंक। फाइनेंस कराए हैं, फाइनेंस, गाड़ी फाइनेंस, बंगला फाइनेंस, कार फाइनेंस, घर फाइनेंस, यहां तक कि मोबाइल फाइनेंस। एप्पल का मोबाइल लेते हैं गांव वाले, खाने के लिए दाना नहीं है लेकिन उसके पास एप्पल का 80-90 हजार का मोबाइल रहता है। देखना, वो किस्त में लिए है 2-2 हजार। देख, अब इधर जो है 2-2 लाख का पेमेंट वाला जो है उसका मोबाइल चला रहा है 8 हजार 10 हजार। ओप्पो, उसको चला रहा है टोप्पो। क्या करेगा? मतलब मैं देखा हूं जैसे जैसे आदमी की आय बढ़ती है, समझ में आ रही है कि नहीं, उसकी क्रय शक्ति कुछ मामलों में घटती है। पहले के बुजुर्ग लोग को देखना, पूरे परिवार के लिए कुछ भी करेंगे, सारा चीज खरीद देंगे, लेकिन अपने लोग फटे पुराने पहन के उसी में जिंदगी काट देते थे। ऐसा देखे हो? आज भी है घरों में। मुखिया को पता रहता है पैसे का महत्व, लेकिन अब बच्चों के लिए कोई कमी नहीं करता। ऐसे भी लोग होते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, उसकी पैसे को खर्च करने की शक्ति क्या होती है? घटती है। वो पैसे का महत्व तो शुरू कर देता है। कुछ अपवाद को छोड़कर ना, कुछ बकबकाने वाला वर्ग अलग है ना, 1%। 99% लोग क्या करते हैं, पैसा कमाने के साथ ही शुरू में तो खर्च करेंगे, बाद में समझ जाएंगे कि ये सब व्यर्थ है, मैं इसमें नहीं, मैं दीर्घकालिक पूंजीगत निवेश करूंगा। क्या करूंगा? मैं राजस्व व्यय नहीं करूंगा। कौन सा व्यय? समझदार आदमी जब उसका वेतन बढ़ता है तो अपना ध्यान किसमें लगाता है? राजस्व व्यय में नहीं लगाता, पूंजीगत व्यय में लगाता है। किसमें? कैपिटल जो व्यय है, मतलब जिसका जो है स्थायी समय, लंबे समय तक जिसका यूज कर सको, उसको खरीदता है। जैसे जमीन, गोल्ड, ना कि घोड़ा, गाड़ी, कार। आडी आडी आज लिए 30 लाख का, 2 दिन बाद 15 लाख का, 2 महीना बाद 10 लाख का, 1 साल बाद 5 लाख का। बात को समझे? कंपनी से जैसे ही निकले गोल बाजार आए, 30 लाख से 5 लाख 5 कम हो जाएगा, 25 लाख देगा तो दे, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि तू वहां से चला के आया है, सेकेंड हैंड दे रहा है। होता है कि नहीं? तुरंत लेके आओ ना किसी सामान को और बोलो कि यार अर्जेंट आ गए भाई, मेरे को बेचने पड़ रहे, कल ही ले आओ। अब उसको उसी रेट में बेच कर देखो। 4 ग्राहक लाओ, 4 प्रकाश की बात करेगा। 2 लाख में लिए हो तो कोई बोलेगा 1.75, कोई 1.5 लाख, 1 लाख में देगा तो बता मैं तुरंत कैसे रखाऊं, और तुरंत दूसरे को 1.5 लाख में बेच देगा। ये बाजार है। क्या है? कुछ लोग ऐसी काम करते हैं, लेके देना, खरीद के बेचना। करते हैं कि नहीं? चीजें समझ में आ रही हैं? सीआरआर, क्या पढ़ रहे थे? सीआरआर का संबंध बैंक से। अब जब भी तुम सीआरआर बढ़ेगा, न्यूज़पेपर में आर्थिक परिदृश्य में पढ़ोगे, सरकार ने मौद्रिक नीति की समीक्षा की, सीआरआर इतना % घटा बढ़ा, एसएलआर इतना % हुआ, बैंक दर का ये हुआ, रेपो रेट एज इट इज हुआ, रिवर्स रेपो को यथावत रखा गया। समझना तो मजा आएगा उसको पढ़ने में, न्यूज़पेपर को। और नहीं पढ़े रहोगे का न्यूज़पेपर, मैं तो जैसा आते साइल पलट देता हूँ, काला अक्षर भैंस बराबर। सीआरआर, उसके बाद लिखो एसएलआर, इसको भी जानना है। एसएलआर इसका इंग्लिश वर्जन है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। सांविधिक, अब देखो ये कितना कठिन शब्द है इकोनॉमिक्स की भाषा में। सांविधिक शब्द, लिक्विडिटी माने तरलता, तरलता को थोड़ा बहुत समझ जाएगा, फ्लो में, लिक्विडिटी फ्लो, प्रवाह। रेशियो माने अनुपात, सीधा जुड़ा है सीआरआर के आगे अगला टर्म्स। सांविधिक तरलता अनुपात, बोलो सांविधिक तरलता अनुपात। लिखो, वाणिज्यिक बैंकों को या कमर्शियल बैंक्स को सीआरआर के अतिरिक्त
अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित हिस्सा ग्राहकों की सुविधाओं के लिए, समझ रहे हो, किसकी सुविधा के लिए? ग्राहकों की सुविधाओं के लिए अपने पास लिक्विड फॉर्म में, कौन से फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। इसका गोल्ड के रूप में भी रख सकता है वो, क्योंकि बैंक कभी भी अपने पैसे को बढ़ाना चाहेगी, घटाना नहीं चाहेगी। उतने ही वैल्यू का पेपर गोल्ड भी हो सकता है कि नहीं? पेपर गोल्ड माने समझ रहे हो ना, बॉन्ड पेपर। कौन सा पेपर? स्वर्ण करेंसी बोल सकते हो आप, ठीक है। जैसे मैंने पेपर गोल्ड बनवा लिया, मान लो 100 करोड़ दिया, और मैंने उसका एक एफिडेविट बनवा लिया कि ये जो है इसका गोल्ड 100 करोड़ के बराबर यहाँ रखा है, आपको डॉक्यूमेंट्स ले लो आपने 100 करोड़ के बराबर मेरे को गोल्ड दिया है, तो कितनी कीमत होगी इसकी? 100, और हर साल बढ़ेगा वो गोल्ड के बराबर। गोल्ड को ले लेके कहाँ घूमोगे? एम आई राइट? ठीक। तो बैंकों को सीआरआर के अतिरिक्त अपने पास ग्राहकों की सुविधाओं के लिए एक निश्चित हिस्सा, डेफिनेट हिस्सा, समझ में आ रहा, अपने पास भी लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड माने करंट में, फ्लो में, नगद, लिक्विड फॉर्म माने नगद रखना पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं? SLR, सांविधिक तरलता अनुपात, माने करंट मनी, कैश में, किसमें? इसका जनरली परसेंटेज जो है 22 से 25 होता है। सीआरआर जो पढ़े वो 4 से 6% के बीच में चलता है, ठीक। अभी कितना चल रहा है हम देखेंगे आगे, करंट अपडेट लेंगे, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा होगी, सब कितना चल रहा है, ये सब करंट में, आर्थिक सर्वे, बजट में काम आएगा। क्लियर? अभी 18 कम कर दिया है उसको, जनरली औसत में जाओगे दोनों का तो उतना ही आएगा वो, ठीक। 18% चल रहा है अभी, ठीक है ना। तो देखो, ग्राहक की सुविधा को ही समझाना चाह रहा हूं। आपने लगातार 5 लाख 10 लाख जमा किया, किसी ने 10 15 20 किया, अचानक मुझे जरूरत आ गई तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, सर मुझे 25 लाख चाहिए आज ही चाहिए। लेकिन बैंक लोग थोड़ा क्या करते हैं, देते हैं बुद्धि, 3 दिन पहले सूचना दीजिए या रुक जाइए कल मिलेगा आपको। कैश नहीं है, कैश नहीं है शब्द का प्रयोग बैंक कर सकती है, लेकिन लीगल में जाओगे तो उसको देना पड़ेगा कि नहीं? वो व्यवहारिक दृष्टि से ठीक है, आपका अमाउंट ज़्यादा है तो आपको जो है एक दिन बाद आना होगा या पहले से बताना होगा, ऐसा बोलते हैं ना। 5 10 20 लाख तक तो दे देते हैं, तुम बोलोगे मैं 5 करोड़ मेरे को निकालना है, और तुम जमा किए हो 50 करोड़, कितना करोड़? तो 50 का 5 तो कुछ नहीं है, लेकिन कैश नहीं रखे रहते उन लोग, एक डेफिनेट अमाउंट निकालते हैं क्षेत्रीय कार्यालय से, और उसी को क्या करते हैं, इधर आते रहता है उधर जाते रहता है, उसके बीच में बैलेंस बना के रखते हैं। लेकिन ज़्यादा अमाउंट हुआ तो क्या करेगा वो, तुमको बोलेगा 1 2 दिन बाद आइए या पहले से बताइए। क्लियर हुआ? इसी प्रकार के 10 ग्राहक आ गए एक दिन में, बहुत सारे अमाउंट निकल जाएगा। 10 ग्राहक आ गए 10 लाख के तो 1 करोड़ निकल गया, 20 ग्राहक आ गए 5 लाख के, मान लो 2 करोड़ निकल गए, और अचानक सारे ग्राहक आ गए, पता चला बैंक जो है दिवालिया घोषित करने वाला है। तो बात को समझो, सहारा इंडिया, पीएनबी, समझ रहे हो ना, ऐसा भी हो सकता है ना। इसलिए आरबीआई ने गाइडलाइन में स्पष्ट कहा है कि एसएलआर नाम का भी एक चीज होगा, एक तरफ से वो एक कैश लिक्विडिटी है, नहीं तो क्या करेगा बैंक, सारे पैसे को लगा देगा मार्केट में, यूटीआई में, किसमें यूटीआई, मान लो शेयर मार्केट में, और कैश नहीं है उसके पास, भाई वो फ्लक्चुएशन में चला गया है, आज बहुत घाटे में चल रहे, नहीं देंगे, जब फायदा होगा तो आना तो बर्बाद नहीं हो जाएगा आदमी। इसलिए सारे रूल्स बने हुए हैं। इसीलिए भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। क्या हुआ? 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का क्या किया, पहले राष्ट्रीयकरण। आज तो नेशनलाइज्ड बैंक लगातार बढ़ गए, 20+ हो गए हैं। क्लियर? समझ गए ना। तो राष्ट्रीयकरण की नीति के तहत बैंकों के सारे गाइडलाइन तय हैं, कितने पैसे पर तिमाही ब्याज कितना होगा, 6 माही कितना होगा, फिक्स डिपॉजिट कितना होगा, चालू खाते में कितना मिलेगा, फिक्स में कितना मिलेगा, ये सब क्या है, जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक तय हैं। क्लियर? इनके कंपटीशन में उतरने के लिए जो प्राइवेट बैंक हैं वो क्या है, ज्यादा प्रलोभन दे के बैंक को चलाना चाह रहे हैं। और बैंक खोलना मतलब मान के चलो कि लोगों के पैसा को अपने पास जमा करके मार्केट में लगाना, वही बैंक है। इज दैट क्लियर? आपका जीपीएफ किसी का जमा होता है गवर्नमेंट सर्विस, तो क्या करता है सरकार, जीपीएफ को रखता थोड़ी है, उसको मार्केट में फ्लोटिंग ऑफ करेंसी में लगा देता है, फ्लोटिंग ऑफ करेंसी मार्केट में छोड़ देता है उसको। वो तय करता है कि किस दिशा में जाएगा, मतलब बढ़ता ही है, घटता नहीं है। यही इकोनॉमिक्स। कुछ समझ विकसित हो रहा है? क्लियर?
CRR उसके बाद लिखो रेपो रेट, रेपो रेट रेपो दर सरल है, जिस दर पर, जिस रेट पर, जिस दर पर व्यावसायिक बैंक या कमर्शियल बैंक, अब शब्द क्लियर है, वाणिज्यिक, कमर्शियल या व्यावसायिक बैंक, तीनों में से कोई एक शब्द लिखना। कमर्शियल या वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेती है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन या ऋण लेती है, उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट, जिस दर पर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से ऋण लेती है, उस रेट को क्या बोलते हैं? रेपो रेट, रेपो दर। कौन सा दर? स्पष्ट है कि कोई भी कमर्शियल बैंक को कभी कभी आपात स्थिति में क्या है, करेंसी की जरूरत पड़ती है, पड़ती है ना, पड़ती है ना, सरकार को भी जरूरत पड़ती है, बैंकों को जरूरत पड़ती है, तो आरबीआई ही है जो बैंकों का बैंकर कहलाता है। क्या कहलाता है? बैंकों का बैंकर, केंद्रीय बैंक, शीर्षस्थ बैंक। समझ में आ रही कि नहीं? जिस पर कोई भी व्यक्ति खाता नहीं खोल सकता, उसी से ऋण लेगा, अथॉरिटी से। तो उसी रेट, जिस रेट पर लेता है, जितना भी रेट है, उसी को क्या बोलते हैं? रेपो रेट। तो जरूरत पड़ती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आरबीआई को जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लेन देन की प्रक्रिया अमीर से गरीब और गरीब से अमीर में भी हो सकती है। मार्केट में देखते हो कभी कभी राजा रंक, और रंक फिल्मों में दिखाया जाता है, जो आदमी खुद जो है ऋण ले लेकर बड़ा हुआ, अचानक पता चला जो दे रहा है वही गरीब हो जाता है। एक दिन उसी के पास जाता है, मेरे घर को गिरवी रख लो या मैं बेचना चाहता हूं तुम्हारे पास। राजा रंक और रंक राजा होता है, उसी रूप में आरबीआई को समझो। जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से ऋण लेता है, पुनः रेपो पर रिवर्स लेता है। समझ में आ रही है कि नहीं? जिस, उसी को क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो रेट। परिभाषा है, जिस रेट पर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक, व्यावसायिक बैंकों से, व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेता है, उसको भी जरूरत पड़ सकती है आरबीआई को। मान लो आरबीआई से कोई सरकार जो है ऋण ले रही है, सरकार, और सरकार को एक निश्चित रेट पर देगा, तो कमर्शियल बैंक से मान लो 3% पर लिया, 3.5 में दे दिया, ले सकता है कि नहीं? 4% में लिया, 5 में दे दिया, या किसी अन्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए आरबीआई मेंटेन करने के लिए ले रहा है, हो सकता है। याद रखना, इसी को क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं? इसमें बहुत सारे कंडीशन है ना, अभी सिर्फ शब्दों से मैं परिचित करा रहा हूं रिवर्स रेपो का। पहले इस चरण में यही समझो, उसके बाद उसके क्या कंडीशन होते हैं और किन परिस्थितियों में रिवर्स होता है, वो उसको मैं आगे बताऊंगा बैंक में। हाँ, कुछ बोल, हाँ वो अलग कंडीशन, वही तो बोल रहा हूं, है फिक्स है, सब में गाइडलाइन है, आरबीआई का ही गाइडलाइन है वो। तो जब हम बैंक पढ़ेंगे तो इसका डिटेल पढ़ेंगे ना, इसलिए मैं कुछ शब्दों से पहले परिचित करा रहा हूं, समझे? ताकि इसको पढ़कर अचानक शॉक्ड मत होना आप, अरे हमको तो पहले ही बता दिया, अच्छा लग रहा है अब। ठीक, रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक दर आप सब जानते हो, ठीक है? एसएलआर, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है? बैंकों से संबंधित कुछ टर्म्स, कुछ टैक्स से संबंधित मैंने टर्मिनोलॉजी बताया, कुछ मुद्रा से संबंधित मैंने क्या बताया? क्या बताया? टर्म्स बताया। क्लियर? अब लिखो एक ठो लास्ट, मंदी। इस शब्द को भी जान जाओ भाई। रिसेशन, क्या बोलते हैं? रिसेशन, मंदी। महंगाई तो समझ लिया, इन्फ्लेशन, महंगाई समझो ना, थोड़ा रिसेशन भी समझो। जब सेवाओं की तुलना में, बाजार में सेवाओं की तुलना में, जब बाजार में सेवाओं की तुलना में मांग घट जाए, डिमांड, डिमांड, जब बाजार में सेवाओं की तुलना में, सेवा या सेवा मतलब पूर्ति, पूर्ति, जब बाजार में किसी वस्तु की मांग की तुलना में, समझ, मांग कम हो जाए सेवा की तुलना में, लेस देन बनाया हूं, मांग घट जाए
सप्लाई पर्याप्त है, मार्केट में पर्याप्त वस्तु आ चुका है मान लो, लेकिन मांग घट जाए, वो प्याज का बम्पर उत्पादन हुआ है मान लो, नासिक से प्याज ही प्याज है, और मांग घट जाए तो प्याज तुमको रोड में मिलेगा, जगह नहीं रहेगा गोदाम में, तो वो जगह जगह वो जो मेन शटर रहता है गेट नमक टाइप छोड़ देते थे पहले। नमक देखे हो, पहले के दुकानदार जब 25 पैसे में नमक मिलता था तो बोरे में भरा रहता था चट्टान टाइप डल्ला, तो मेन गेट के बाहर में नमक का बोरी रखा रहता था, उस समय कोई ले जाता नहीं था, अब रख तो दे, 20 पैकेट दिखा थे, कल के हो जाए का जुगाड़, चल यार जल्दी आज काम है बहुत कन, नहीं रखेंगे अब। वो छत्तीसगढ़ अमृत नमक नहीं है 25 पैसा किलो, वो है टाटा का नमक, वो भी आयोडीन युक्त K15। समझ में आ रही कि नहीं, घेंघा रोग हो जाएगा नहीं तो। साइंस कनेक्ट क्लियर। तो जब किसी वस्तु की सेवाओं की तुलना में, सप्लाई की तुलना में, आपूर्ति की तुलना में बाजार में उसका डिमांड घट जाए, मांग घट जाए, ऐसी स्थिति को ही क्या बोलते हैं, मंदी या रिसेशन। इसीलिए बनिया लोग को सुने होंगे बाजार में, भैया धंधा कैसे चल रहा है गुप्ता जी, मंदा चल रहा है। क्या बोलता है, धंधा कैसे चल रहा है, मंदा। मंदी नहीं बोलता, मंदी का पुरलिंग है मंदा, ठीक। मंदा मतलब समझ रहे हो, अरे यार सुबह से बैठा हूं, 2 ही ठो ग्राहक बस आए, केवल 100 रुपए का बेचा हूं, केवल 1000 का सेलिंग किया, रोज मैं 15,000 का करता हूं, तो उसका मतलब क्या है, धंधा क्या चल रहा है, मंदा। मंदा मतलब सेवा देने को तैयार है, ग्राहक नहीं है, ग्राहक नहीं है मतलब मांग कम है या घट गई, ठीक। इसी प्रकार विश्वव्यापी मंदी आई थी 1930 में चाइना में, विश्वव्यापी मंदी रिसेशन की स्थिति आई थी चाइना में 1930, विश्वव्यापी वर्ल्ड ग्लोबली जो है रिसेशन आया था पहली बार। उसके बाद आया अमेरिका में 2008 में, अमेरिका सुने हो, जब वहां लेहमान ब्रदर और मैरिल लिंच की कंपनी डूबी तो वहां भी थोड़ा मंदी की स्थिति आई थी। उस समय बराक ओबामा कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह से भारत में 1 लाख या शायद 10 लाख रोजगार मांगा था उन्होंने कि हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज को आप जॉब क्रिएट कीजिए, हमारे यहाँ मंदी चल रहा है। क्या चल रहा है, बेरोजगारी बढ़ती है मंदी में। मंदी की स्थिति में क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, बढ़ती है, माने लोग बेरोजगार होंगे। अब मंदा चल रहा है मतलब कहां काम मिलेगा। किसी दुकान में 20 कर्मचारी मान लो, नरेश फैशन आपका हार्दिक स्वागत करती है दिवाली के समय, 10 की जगह 20, 20 की जगह 40 कर्मचारी लगाएगा, मान लो मंदी की स्थिति आ गई तो 40 की जगह 30, 20, 10, 5, 2 में निपटाता रहेगा, 2 तो क्या बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ती है। बेरोजगारी, एक चीज को एकदम क्लियर कर लो, अभी मंदी की स्थिति में बेरोजगारी बढ़ती, आयात घटता है, निर्यात क्या होता है, सब नहीं, कुछ नहीं बोल रहा हूं अभी, इतना पकड़ लो आप। मंदी क्लियर, महंगाई क्लियर, इन्फ्लेशन क्लियर, रिसेशन क्लियर। अब लिखो स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। जब मंदी और तेजी एक साथ चले, जब बाजार में इन्फ्लेशन और रिसेशन एक साथ अस्तित्व में हो या एक साथ विद्यमान हो, तो ऐसे स्थिति को क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन बाजार की वह स्थिति है जब बाजार में मंदी, मंदी माने रिसेशन, तेजी माने इन्फ्लेशन एक साथ चलता हो। अब तुम बोलोगे सर एक साथ कैसे, देखो बता रहा हूं। बाजार का स्वरूप बहुत बड़ा होता है, वो क्षेत्रीय भी हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर का बाजार भी हो सकता है। दिल्ली के हर मार्केट के हर गली में हर सामान जो है महंगा मिले जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी बाजार होते हैं चांदनी चौक टाइप, जहां कुछ चीजें बहुत सस्ती मिलती है ना। बिलासपुर का देखो गोल बाजार ले लो, एक दूसरा ले लो व्यापार विहार या शनिचरी बाजार। कौन सा बाजार, सुपरमार्केट 36 ऑफ मैग्नेटो जाओगे तो वहां क्या मिलेगा, इन्फ्लेशन। उदाहरण दे रहा हूं, 36 मैग्नेटो में इन्फ्लेशन है, और शनिचरी रपटा तरफ जाओगे, बुधवारी बाजार शनिचरी तरफ, तो क्या है, मंदी है। मतलब बहुत कम कीमत में जो है वहां पर सामान मिलता है ना। अब जब कम कीमत में ज्यादा मिल रहा है मतलब जो है ज्यादा नहीं चलता हो, तो उसी को क्या बोल रहे हैं, मंदी। क्या बोल रहे हैं, कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं बाजार के या गली होती है जिसमें वस्तुओं की मांग घटे रहती है, सन्नाटा सा छाया रहता है, उसको क्या बोलेंगे, रिसेशन। एक तरफ रिसेशन है और दूसरे तरफ बूम की स्थिति है, वो आर्थिक क्रिया कंटिन्यू चल रही जोरदार। ज्वेलरी मार्केट में जाओ, अभी भी आए दिन बूम की स्थिति और महंगाई बढ़े रहती, माने लोग खरीद रहे हैं। कुछ ऐसे बाजार चल दो, मान लो अब तुम मान लो ठंड के दिनों में आइसक्रीम बेच रहे हो,
चूसनी बर्फ घिस के बेच रहे हो, गन्ना रस बेच रहे हो, तो ऐसी स्थिति को ही तुम मंदी समझो। इज दैट क्लियर? बाजार के अनुसार अगर गतिविधि नहीं करोगे तो मंदी की स्थिति में आओगे ना। ऐसा भी हो सकता है। कुछ ऐसे भी चीजें होती है जिसकी हमेशा इन्फ्लेशन बढ़ा होता है। जमीन के मामले में, गोल्ड के मामले में हमेशा बूम दिखेगा तुमको, दिख रहा है कि नहीं? एक अलग स्थिति आ सकती है, जैसे कोविड में आया। कोविड में खरीदारी बहुत ज्यादा घटी थी ना, घटी थी। अरे आदमी तो घर से नहीं निकल रहा था, तो आर्थिक गतिविधि, आर्थिक क्रिया क्या हो गया था? डाउन जा रहा था। जीडीपी क्या जा रहा था? लगातार डाउन। आर्थिक गतिविधि क्या हो रही थी? डाउन। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रहा था? डाउन। कितना सारा पैसा जो है फ्लो में लाने के लिए सरकार ने लगाया है, देखे हो? लगातार जो है वित्त मंत्री ने बैठक लिया, फ्लो में लाने के लिए करेंसी डाला था ना बाजार में, माने बैंकों को दिया। किसको दिया? क्लियर? कुछ समझ में आया? मंदी और तेजी जब एक साथ विद्यमान हो, अस्तित्व में हो, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? मंदी तेजी का होना ही क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन। क्या कहलाता है? ये बाजार के अलग अलग क्षेत्र में होगा ना, सभी क्षेत्र में अलग अलग स्थिति होती है। समझ सकते हो? समझ सकते हो? जैसे सरकार अभी बीजेपी बोला 18 लाख आवास बना के देंगे। कितना लाख? जब 18 लाख आवास बना के देंगे तो कुछ क्षेत्र सीमेंट की कीमत, छड़ की कीमत बढ़ जाएगी, उसी को तुम इन्फ्लेशन समझना। जब उस सेक्टर में महंगाई बढ़ रही तो कुछ ऐसा भी सेक्टर होगा जहां पर कुछ वस्तुओं की मांग जो है घटी रहेगी, कुछ क्षेत्र विशेष में। समझ रहे हो ना? क्लियर? क्लियर? जैसे मान लो गर्मी के दिनों में मंदी कहां मिलेगी तुमको? वुलन मार्केट में। किसमें? अब अभी जाओ, गर्मी के दिनों में वुलन मार्केट लोग क्या मारते हैं? मच्छर। अब अभी महंगाई की मार से मारते हैं। होता है कि नहीं? क्लियर हुआ? तो मंदी तेजी जब एक साथ चले, ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। क्लियर? तो इतना आपको समझना है, ठीक है? आज हमने चर्चा किया है महंगाई की, माने इन्फ्लेशन, रिसेशन, स्टैगफ्लेशन, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो। क्लियर हो रहा है कि नहीं? बढ़ने से, घटने से क्या हो रहा है, इस पर भी हम देख रहे हैं, थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर? हमने चर्चा किया एम्बार्गो की, किसकी? घाटबंदी की। हमने चर्चा किया उत्पाद शुल्क, आय शुल्क, आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, ठीक है? प्रोडक्शन टैक्स, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स तो क्लियर है आपको, प्रत्येक वस्तु की सेवा पर जो टैक्स लगाया जाए, जो भी निर्धारित, उसको क्या बोलते हैं? सर्विस टैक्स। सर्विस अनिस बताया, उसी से सेवा बताया। तो इन चीजों को घर में जाकर लगातार रिवीजन करो, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी न किसी एक से डिस्कस करो, तब जाके चीजें पढ़ाओगे तो क्लियर होगा। केवल पढ़ने से नहीं हो, मतलब डिस्कस करने से होगा आपके मामले में। क्लियर हो रहा है कि नहीं? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है? कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है? और हमारे इस चैनल को जो है अधिक से अधिक क्या करें? लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आप तक हम पहुंच सके और आगे क्लास को कंटिन्यू कर सके। धन्यवाद। गुड नाइट।